Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 3rd November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट सीक्स डेटा ऑन डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिजर्व वर्डिक्ट ऑन स्कीम. अब आप सभी को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में यहाँ पर पता है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है. अगर आप लोगों को नहीं पता, एक बार हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है आपका? इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब कि जैसे कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बैंक के द्वारा, SBI है आपका, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SBI को एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं आप क्या कि ड्यूटी दे दी कि आप क्या करेंगे, ये XYZ पर्सन है, इसको यहाँ पर ABC पार्टी को डोनेशन देना है. क्या करना है? डोनेशन देना है. तो ये क्या करेगा, SBI के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे यहाँ पर एक आप बॉन्ड दीजिए, मेरे अकाउंट से आप मान लीजिए मुझे 1000 रुपये डोनेट करना है. कितने? 1000 रुपये, 1000 रुपये मुझे डोनेट करना है. तो SBI यहाँ पर एक पेपर रिलीज़ करेगी. उस पेपर को हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं. अब ये इस पेपर को रिलीज़ करके इस XYZ पर्सन को दे देगी. अब ये XYZ पर्सन ये पर्टिकुलर ABC पार्टी के पास जाएगा और कहेगा कि मैंने ये 1000 रुपीज़ का क्या किया है, आपको डोनेशन दिया है. इतना क्लियर हुआ? और विद इन 15 डेज ये ABC पार्टी को उस बैंक के पास जाना होगा और उस जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, उसमें से जो कैश है उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना होगा. इसके लिए भी इनका अलग से अकाउंट बनता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में रहता है. तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम कह रहे हैं क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड. तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है कि जो स्कीम है इसका जो वर्डिक्ट है उसको रिजर्व किया गया है. इसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डेटा मांगा है. 2 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया है कि जो भी अपडेटेड डेटा है टिल September 30, 2023 on the contribution received by political parties through the इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसका पूरा डेटा आप हमारे सामने लेकर आइए. क्योंकि इस स्कीम का मेन मोटिव ये था, इसको लाने का, इंट्रोड्यूस करने का, कि ये क्या करेगा, एक तरीके से बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी को लेकर आ पाएंगे. लेकिन इसमें क्या है, जो भी मतलब पर्टिकुलर पर्सन में डोनेट करता है उसकी जो हम कह सकते हैं जो उसका डेटा होता है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको रिलीज़ नहीं की जाती है पब्लिक में. तो ये थोड़ा सा कंसर्न है जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी नहीं बन रही थी. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर, है ना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू उनको कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है उसका पूरा डेटा यहाँ पर क्या किया जाए, आपको प्रोवाइड किया जाए. आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा. व्हाट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड ये भी आपको क्लियर होगा. देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड 3 से 4 बार न्यूज़ में आ चुका है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा. यहाँ पे हम 1920 की बात कर रहे हैं. 1920 में किसने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रखा? आपके पास ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. ओके, ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है. एज हमने यहाँ पर क्या किया है, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के और जितने भी आपके PYQs हैं हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है. तो इसमें आपको क्वेश्चन आपको क्लियर है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज्य सभा 1920 में इसमें से किसी एक ने क्या किया था, अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रखा था. तो किसने रखा था आप लोगों को यहाँ पर बताना है. ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा. अगर नहीं पता है तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गूगल में या फिर आपके पास जो भी आपके नोट्स हैं उनसे देखकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between the rights and duties? हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको नोटिस करना है. सेकंड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच का एक रिलेशनशिप बताना है. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि वी हैव टू टेल द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़, है ना. सो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, राइट्स आर को रिलेशन विद ड्यूटीज़. राइट्स क्या है आपके को रिलेशन में किसके साथ, ड्यूटीज़ के साथ. सेकंड है राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट इन सोसाइटी एंड ड्यूटीज़.
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो राइट्स होते हैं वो आपके पर्सनल्स होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट, इसलिए वो क्या है आपके इंडिपेंडेंट है सोसाइटी में, और ड्यूटीज़ भी। राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। ये कहा जा रहा है कि किसी भी पर्सनल सिटीजन की पर्सनैलिटी के एडवांसमेंट के लिए राइट्स की ज़रूरत होती है, ड्यूटीज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही होगी? आपको क्या लगता है? यहाँ पर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लास्ट आपका स्टेटमेंट है, ड्यूटीज नॉट राइट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसमें ये पूरा एक दोनों का आप कह सकते हैं अपोजिट है कि स्टेट की जो आपकी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें ड्यूटीज की जरूरत होती है, ना कि राइट्स की। ओके, सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आज का हमारा पहला आर्टिकल है, देखिए ये आर्टिकल अगर हम बात करते हैं द रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, ये जो आपका इजराइल और पैलेस्टीन वाला इशू चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया। आप इस आर्टिकल को उठाएंगे और नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस इज द यूनाइटेड नेशंस टूथलेस इन एंडिंग वॉर्स। इस दोनों आर्टिकल को हम यहाँ पर एक साथ मिक्स करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक यहाँ पर है। कैसे लिंक है? अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वेस्ट एशिया में एक तरीके से रिवेंज चल रहा है, क्या ये वेस्ट एशिया में रेवेंज चल रहा, मतलब कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका बदला ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रही हैं? जो एक 6 डे वॉर था, इसकी सेकेंड एनिवर्सरी थी 1969 में, 15 जून ऑफ 1969 में, जहाँ पर ये कहा गया किसके द्वारा, जो आप कह सकते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे किसके, इजराइल के, उन्होंने ये कहा था कि इट वॉज द ड्यूरिंग द 1967 वार इजराइल ब्रॉट द होल हिस्टोरिकल पैलेस्टीन अंडर इट्स कंट्रोल। 1967 में इजराइल ने क्या किया था, पूरे पैलेस्तीन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और 1948 एंड 1949 इट वॉज द फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। आप सभी को यहाँ पर पता है इस वॉर में, ये इस फर्स्ट वॉर में 23% ऑफ जो टेरिटरी थी, पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी, उसको यहाँ पर इंक्लूडिंग द वेस्ट जेरूसलम, इसको किसमें किया गया था, इजराइल ने इसमें अपना कैप्चर कर लिया था। फिर 1947 में आपका यहाँ पर क्या होता है, पार्टीशन प्लान आता है फॉर पैलेस्टीन हैड प्रपोज। पैलेस्टीन ने प्रपोज किया था किसका, पार्टीशन प्लान का 1947 में। 1967 की हम बात करते हैं, देखिए 1948 एंड 1949 में क्या हुआ था, 23% जो टेरिटरी थी उसको कैप्चर कर लिया था इजराइल ने। फिर हम बात करते हैं 1967 की। 1967 में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम, जॉर्डन, गाजा स्ट्राइप्स थी आपकी, और यहाँ पर जो सिनाई पेनिसुला फ्रॉम इजिप्ट, इन सारी चीज़ों को भी इजराइल के द्वारा क्या किया था, आपका कैप्चर कर लिया था। ओके, एंड द गोलान हाइट्स ऑफ सीरिया, इतना पार्ट पूरा कैप्चर किया गया था इन 1967। ये आप लोगों को पार्ट्स के नाम याद रखने हैं कि कितना कैसा कैप्चर है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन यहाँ पर आना 100% है। ओके, तो आपसे यहाँ पर लोकेशन भी पूछी जा सकती है, आपका ज्योग्राफी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मैप बेस्ड आपका क्वेश्चन क्या रेडी होता है, गोलान हाइट्स फ्रॉम सीरिया, क्या ये इंक्लूड था 1967 के वॉर में? ओके, सिनाई पेनिसुला फ्रॉम इजिप्ट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जो इजरायली नैरेटिव्स हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि जो अभी 7 अक्टूबर को क्या हुआ है, आपका हमास के द्वारा यहाँ पे बॉम्बिंग की गई, जिसमें 1400 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है इजराइल में। इसके अगेंस्ट में, मतलब कि इसके आंसर रिस्पॉन्स में जो हमास का अटैक था उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने क्या किया, अटैक किया। ठीक है, तो इजराइल का यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं मैथड है, जिसको इजरायली मैथड कहा जाता है, और दाहिया डॉक्ट्राइन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है दाहिया डॉक्ट्राइन एंड इजरायली मेथड, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो भी उनकी डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स होती है उसको एनिमी के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं, और स्पेशली वो जो सिविलियंस है उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि सिविलियंस ही क्या करते हैं, ये जितने भी मतलब टेररिस्ट ग्रुप हैं जो लोग यहाँ पर अटैक करवाते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये इजरायली मेथड है। ओके, अब यहाँ पर ये देखेंगे आपका मतलब आपका जो हमास है वो कैसे आया सामने, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो इतना हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड फैक्टर कौन है, ईरान फैक्टर। ईरान फैक्टर की बात करते हैं, जैसे कि
इट इज़ अ फैक्ट दैट ईरान रिमेन्स अ मेजर राइवल ऑफ इसराइल इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं तो इसराइल का जो मेजर राइवल रहा है वो कौन है? आपका ईरान था। ईरान ऑल्सो बैक्स हमास एंड द पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। ईरान क्या करता है? जो हमास है और इस्लामिक जिहाद है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, उसको यहाँ पर सपोर्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो जियो पॉलिटिकल एंगल की तरफ से देखा जाए तो इसराइल, क्या ये इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस है? मतलब आपको समझ में आ रहा कि ईरान किसका सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पर हमास का सपोर्ट कर रहा है और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम जियो पॉलिटिकल एंगल से देखें तो अभी हमें क्या लग रहा है कि ये इसराइल और पैलेस्टीन का इशू है, लेकिन अब अगर इसके कोर में जाकर देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा इशू समझ में आएगा। यहाँ पर आपका ईरान भी आ जाता है, सऊदी अरेबिया भी आ जाता है, जॉर्डन भी आ जाता है। हर एक जो वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपकी यहाँ पर इन्वॉल्व है इस वॉर में, इतना हम कह सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। ओके, इवन आफ्टर द मुल्ला सीज पावर इन तेहरान, Israel supplied the Islamic Revolutionary Regime in 1980s with weapons under United Nations supervision during 1980 and 88 Iran-Iraq war। अब यहाँ पर जब ईरान-इराक वॉर होता है तो इसमें क्या करता है? आपका इसराइल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं होस्टाइल नेबरहुड। इसराइल के साथ अगर हम देखें जो नेबरहुड था वेस्ट एशिया में, आप सभी को पता है हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ अभी कन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, अब ये जो नेबरहुड है कैसा है? आपका होस्टाइल है, एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। लेकिन कुछ दिनों से हम, मतलब कुछ डिकेड से हम ये देख रहे थे कि जो ये होस्टाइल नेबरहुड था उसमें हमें थोड़े थोड़े इसराइल की एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही थी। इसराइल क्या कर रहा था? हम देखेंगे यहाँ पर, ट्रू नेबरिंग अरब कंट्रीज अटैक्ड Israel immediately after the new state was declared in May 1948 within historical Palestine. After that, it was the Israel which launched in 1956 and 1967 war। सबसे पहले यहाँ पर इसराइल पर अटैक, जैसे ही इसराइल को क्या किया गया? आपका अनाउंस किया गया कि यहाँ पर इसराइल नाम का एक कंट्री है। ओके, तो जैसे ही अनाउंस हुआ तो किसने पहले अटैक किया? यहाँ पर अरब्स ने अटैक किया। उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर इसराइल लॉन्च करता है 1956 का वॉर और 1967 का वॉर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? द लास्ट टाइम एन अरब कंट्री अटैक्ड इजरायली ट्रूप्स वॉज इन 1973 व्हेन इजिप्ट along with Syria launched the योम किप्पुर वॉर। यहाँ पे योम किप्पुर वॉर होता है किसके बीच में? इजिप्ट और सीरिया के बीच में। तहाँ उस टाइम पर इन 1973 लास्ट टाइम अरब कंट्रीज़ ने क्या किया था? इसराइल के ट्रूप्स के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद से हम देख रहे थे तब से धीरे धीरे इनके जो टाइज थे, इसराइल के टाइज, और हम कह सकते हैं जो अरब कंट्रीज़ स्पेशली जॉर्डन, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब, यूएई की बात करते हैं, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इनके जो रिलेशन थे नॉर्मलाइज धीरे धीरे होने लगे थे। इवन आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं थे हमारे पास, बस बैकरूम टाइज यहाँ पर इसराइल के साथ हमारे थे। इवन आपका जो अब्राहम अकॉर्ड था वो भी यहाँ पर यूएसए के द्वारा साइन करवाने वाला था, है ना? ये अकॉर्ड यहाँ पर एग्रीमेंट होने वाला था, बट अब ये वॉर हो चुका है तो हमको नहीं लगता कि मे बी ये जो अब्राहम अकॉर्ड है वो फर्दर आगे आपका बढ़ेगा। तो ऑफिशियली अनऑफिशियली यहाँ पर जो रिलेशन थे इसराइल के आपके अच्छे होने लगे थे, लेकिन आफ्टर दिस वॉर हमें नहीं लगता कि ये जो रिलेशन है फिर से आपके नॉर्मल हो पाएंगे। सो बट इसराइल रीजनल हेजेमनी एंड डेटरेंस अगेंस्ट द फ्रेंडशिप विद अरब कंट्रीज हैव नॉट ब्रॉट पीस फॉर इसराइलीज। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं? जो रीजनल हेजमनी है और डिटरेंस है एक दूसरे की साथ अरब कंट्रीज़ में, उन्होंने इसराइलीज़ के लिए कभी भी पीस लेकर नहीं आए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपकी बढ़ती जा रही है। और ये न्यू मिडल ईस्ट जो है आपका, हमास इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स एंड इजरायली कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर गाजा सजेस्ट दैट पैलेस्टीन क्वेश्चन रिमेन्स द सोर्स ऑफ ऑल maladies and reason it is the revenge of old West Asia। तो ये कहा जा रहा है कि ये वेस्ट एशिया का क्या है? आपका ओल्ड रेवेंज है जो इसराइल के द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा। मतलब कि पहले क्या था? अरब्स ने इसराइल को बहुत ज़्यादा परेशान किया, अब इसराइल क्या कर रहा है? हमें परेशान कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। सो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के यहाँ पे बात करते हैं, इसी से लिंक होगा कि ये जो वॉर हो रहा है, क्या यूनाइटेड नेशन के पास इतनी पावर नहीं है, टूथलेस है ये, कि इस वॉर को वो ख़त्म नहीं कर पा रहा है? आपको यहाँ पे समझ में आया कि इसमें यही कहा जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन कब आता है? आपका आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश कर सकें। लेकिन ये जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इसराइल का जो हमास गाजा का ये जो वॉर है, इसको देखकर हमें नहीं लगता है कि यूनाइटेड नेशन पीस और सिक्योरिटी को आज के टाइम पर इस्टेब्लिश कर पा रहा है। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, इसराइल आज के टाइम पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ नज़र आता है। इसराइल के पास यहाँ पर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यहाँ पर अच्छे हम कह सकते हैं कि एयर वेपन्स हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है? यहाँ पर अटैक कर रहा है। ओके, सो हियर यू विल सी कि
हम ये जो बॉडीज़ हैं आज के टाइम पर क्या है, इनके जो एक्शंस है वो मीनिंगफुल नहीं है। जितने भी आपकी इंस्टीट्यूशंस है, आपका हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पर हमें ये काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। फिर हम किसकी बात करते हैं, एक लिबरल इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर मिथ की बात करते हैं। यहाँ पर जो लीग ऑफ नेशन था पहले, ये किसकी बात करता था, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की। तो ये लिबरल इंटरनेशनल मॉडल एक तरीके से कह सकते हैं मिथ है। लिबरल हम किसको कहते थे, वेस्टर्न जो ऑर्डर था उसको हम लिबरल वेस्टर्न ऑर्डर कहते थे, ठीक है। ये कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं था कि मतलब जितने भी कंट्रीज़ है सभी ने इसको क्या किया हो, अडॉप्ट किया हो। लेकिन हमें क्या ये लिबरल दिखाई देता है। आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर आपका होता है, उसके बाद जो सोवियत यूनियन है वो ब्रेक डाउन होकर रशिया और अदर जो कंट्रीज़ हैं आपकी यहाँ पर सामने उभर कर आती हैं। तो इसके उस टाइम पर क्या था, एक आपके पास जो वर्ल्ड था वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरह बन गया था। उस टाइम पर सिर्फ यूएसए की हेजमनी थी। लेकिन यूएसए की दिस हेजमनी कब होती है आपकी, कम होती है कब, जब यूएस एंटर होता है अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में। यूएस का जो मिस एडवेंचर होता है इराक में, और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में 2008 में आपके क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। उस टाइम पर हमें क्या दिखाई देता है, जो यूएस का ये एक तरीके से यूनिपोलर जो वर्ल्ड था, हम बात करें यूनिपोलैरिटी की, वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो वर्ल्ड है वो किसकी तरफ आगे बढ़ता है, मल्टीपोलर। आफ्टर 2008 के बाद यहाँ पर जो वर्ल्ड है हमारा यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पर चाइना का राइज आपको देखने को मिलता है, रशिया भी सामने आता है और अदर कंट्रीज यहाँ पर सामने उभर कर आती हैं। सो इफ़ द यूएन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, वेयर डू वी लुक फॉर वन। अब ये कहा जा रहा है कि यूएन का मेन पर्पज़ क्या था, यूएन का मेन पर्पज़ यही था कि हम आपको पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना है। लेकिन यूएन क्या है, इसको पीस और सिक्योरिटी को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो अब कौन होगा, अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो था इन गाज़ा, इसके लिए 128 कंट्रीज़ ने क्या किया है, यूएन रेजोल्यूशन में इसमें अगेंस्ट में वोट किया है। ओके, सो यहाँ पे सीज़ फायर की भी बात की जा रही है। अभी तक यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी नेशन यहाँ पे विलिंग नहीं है कि यहाँ पर सीज़ फायर और जो पीस है उसको इस्टेब्लिश करने की आगे फर्दर बात की जाए। ओके, सो दीज पीपल डू नॉट हैव सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल of Gaza who are suffering such a terrible punishment. Israel has reached an understanding with certain Arab states on the assumption that Palestine issue will be confined to the बैक वाटर्स। ओके, सो ये यहाँ पर होता है। अब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अभी भी ये डिप्लोमेटिक आपका कब से 2 साल होने वाला है आपका रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का, इसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं, सो देयर इज़ अ सपोर्ट फ्रॉम अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड फॉर पैलेस्टीन कॉज, बट द फैक्ट that within the Gulf Arab state there is a little sympathy. Even in Egypt and Jordan there is a little sympathy in Russia-Ukraine conflict. The Ukrainian left the country and other European countries such as Poland accepted them as a refugee. तो यहाँ पर लोग मतलब एक तरीके से आपको जो नेशन है, इस जो इशू इसको रिजॉल्व करने की जगह क्या कर रहे हैं, वो इशू को और तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, उधर रशिया अकेला है, ठीक है। यूक्रेन के जो लोग हैं वो रिफ्यूजी बन के जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो लोग उसे क्या कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ उन्हें क्या कर रही हैं, एज अ रिफ्यूजी एक्सेप्ट भी कर रही हैं। तो ये कोई इशू नहीं, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, ये जो कन्फ्लिक्ट है आपका उसको रिजॉल्व कर पाएँ। हमें किसी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर के साथ आना होगा, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के साथ आना होगा, जिससे हम क्या कर सकें, इस चीज़ को यहाँ पर रोक सकें। आई होप आपको यहाँ पर अभी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। आई होप आपको क्लियर होगा। 3 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर बायोस्फीयर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ईजिली वे में। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं अर्बन लाइफ को, देखिए कितनी कैकोफोनी है, मतलब कि हर तरफ शोर शराबा, गाड़ी, आपका पॉल्यूशन देखने को मिलता है। अब इस टाइम पर हम क्या करते हैं, जब नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं, एक लश ग्रीनरी की बात करते हैं, पीसफुल सराउंडिंग की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आता है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, आप ऐसे प्लेसेस पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब यहाँ पर ये जो टाइम आ रहा है आपका, अभी जो स्टार्ट हो रहा है, ये टूरिज्म का टाइम है। इस टाइम पे जो आपका टूरिज्म है और ज़्यादा बढ़ता है। सो विद 80% ऑफ ऑल टूरिज्म टेकिंग प्लेस इन अ कोस्टल एरिया। ज़्यादातर जो हमारे टूरिज्म प्लेसेस हैं वो कहाँ पर है, कोस्टल एरियाज़ के आसपास है। ओके, सो यहाँ पर जो आप वैकेशन का टाइम में हम देखते हैं, जो डिस्कार्डेड प्लास्टिक है आपका, वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो प्लास्टिक है, वन टाइम यूज़ जो आपका प्लास्टिक है उसको कम करना होगा। इसके प्लीज़ पर आपको कुछ सॉल्यूशंस लेकर आने होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं कि
हम क्या करते हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स है इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। इसके प्लेस पर जैसे कि यहाँ पर एक हम बात करते हैं किसकी, आइलैंड ऑफ प्रिंसिपल बायोस्फीयर रिजर्व की। सर टॉम ने वहाँ पर क्या किया है, स्कूल चिल्ड्रंस को यहाँ पर ये इक्विप किया है कि आप लोग स्टीललेस जो बॉटल होती है, स्टेनलेस स्टील बॉटल्स होती है, आप उसका यूज़ करेंगे फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ करेंगे। ओके, इवन जो यूनेस्को है आपका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर हिडन ओस, उन्होंने भी ये कहा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो एक तरीके से क्या आपके ज्वेल्स ऑफ लैंड है, कोस्टल एंड मैराइन इकोसिस्टम, दे आर लिविंग ज्वेल्स ऑफ लैंड, है ना, क्या है एक तरीके से जो हमारी धरती है उसकी ज्वेलरी की तरह ये क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। अब यहाँ पे कंजर्वेशन की भी बात की कि 3rd डे को, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंजर्व करने के लिए हमने ये अनाउंस किया कि 3 नवंबर को हम एज अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे। इसमें हम बात करते हैं जैसे कि आपके कुछ प्रोटेक्टेड जोन होते हैं, आपके यहाँ पर कोर जोन्स होते हैं, जो इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स होती हैं। अब बफर जोन होता है, एक बफर जोन, उसके बाद यहाँ पर एक कोर जोन होता है। बफर जोन में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो यहाँ पर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहली बात ये क्या है आपके रेजिलेंट ऑफ नेचर, एमएस द ह्यूमन एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इतनी जो क्योस है आपके लाइफ में, तो ये एक तरीके से अपने आप को फिर भी इस क्योस में भी अपने आप को क्या करते हैं, वो फ्लरिश करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा यहाँ पर फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉल्स टू अल्पाइन डेजर्ट देयर बाय प्रोवाइड होम टू काउंटलेस, ये क्या करते हैं आपकी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं उनको क्या करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा हैबिटाट है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये कार्बन सिंक की तरह यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमें एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, मतलब कि सेव करना होगा, कंजर्व करना होगा। लोकल लेवल की बात करते हैं, लोकल लेवल यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट की ज़रूरत है जिससे कि हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंजर्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इसमें लोकल कम्युनिटीज आर वर्किंग टुगेदर टू मैनेज मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है वो एक साथ काम करती है ताकि वो क्या कर सके, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है और बायोडाइवर्सिटी है उस रीजन की, उसको प्रोटेक्ट कर सके। इन द गल्फ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, यहाँ पर गल्फ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पहले आप लोग ढूंढेंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता सर्च करेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में रिटर्न आके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज है इंक्लूडिंग विमेन आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या किया है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है जिससे उनका जो मेन एफर्ट्स क्या है कि हमें ये जो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है उसको कंजर्व करना है। सो इको टूरिज्म में आपके जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, साथ साथ हमें क्या करना है, इनको कंजर्व भी करना है। ओके, सो recently reorganized with the UNESCO Michael Bestis Award for Biosphere Reserve Management 2023, Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust has also introduced the concept of plastic checkpoints। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार ने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है प्लास्टिक चेक पॉइंट, जहाँ पर जितने भी व्हीकल्स हैं, टूरिस्ट हैं फॉर प्लास्टिक वेस्ट, वो क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी प्लास्टिक्स हैं उसको चेक करते रहते हैं। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा यहाँ पर कलेक्शन ना हो और फिर उस प्लास्टिक्स का कैसे कहाँ पर यूज़ करना है, रोड कंस्ट्रक्शन में कहाँ पर, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया, मतलब कि उसको रिसाइकल किया जाता है। अभी चेन्नई में आपकी आसियान मीट हुई थी। सो हियर ऑन दिस 2nd एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, ये आपकी 2nd एनिवर्सरी है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे की। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड इन कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूजिंग दीज वाइटल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर किस पर प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट किया गया कि अब तक हमने यहाँ पर क्या क्या प्रोग्रेस किया है टू कंजर्व दिस वाइटल इकोसिस्टम। ओके, सो हियर यू विल सी कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। सो द 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग यहाँ पर आपका इन चेन्नई में ही इंडिया विद द थीम रिज ऑफ रीफ। तो इसमें आपको इसकी थीम याद रखनी है, रिज ऑफ रीफ। तो इसमें क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, एक्सचेंजिंग नॉलेज फॉर फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन इन द रियल्म ऑफ सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजन। तो यहाँ पर ऑन द रियल्म ऑफ मतलब कोलैबोरेशन प्रोवाइड किया गया कि हम क्या कर सकें, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल जो प्रैक्टिस है साउथ और सेंट्रल एशियन रीजन में इसको प्रमोट कर सकें और नॉलेज को एक्सचेंज करें और इन्हेंस करें। सेकेंड है आपका यूनेस्को मन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम। इसका मेन
पर्पस क्या है कि इनहेंस द ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप थ्रू कंबाइनिंग नेचुरल एंड सोशल साइंस टू इम्प्रूव लाइवलीहुड। तो यहाँ पर जो सोशल साइंस है ना, और जो नेचुरल साइंस है, इन सब का क्या करना है, हमें कंबाइन करना है, जिससे कि हम लाइवलीहुड है जो इकोसिस्टम है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आज का हमारा, एंटोनी ब्लिंकन लियोड ऑस्टिन टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 डायलॉग। अब यहाँ पर 2+2 डायलॉग क्या है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अभी नेक्स्ट वीक यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएस के, और हम बात करते हैं जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो न्यू दिल्ली की विजिट में यहाँ पर आएंगे। अब इसमें से देखिए जब विजिट होगी क्या निकल कर आता है, दिस इज़ द 5th, आप कह सकते हैं कि आपका क्या है, मीटिंग है, 5th एनुअल डायलॉग है। ओके, आफ्टर द हम देखेंगे आफ्टर जो इजराइल और हमास जो है उसकी फाइटिंग के बाद से आपकी पहली मीटिंग कह सकते हैं, और ये जो 2+ डायलॉग है ये आपका 5th है। ठीक है, 5th 2+2 डायलॉग है। अभी 2+2 डायलॉग है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। सो 2+2 डायलॉग इज अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग ऑफ द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है ऑफ इंडिया एंड इट्स अलाइज ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटीज इशूज। तो आपकी जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स होती है जिन जो भी इंडिया के अलाइज हैं उनके साथ। तो अभी जो डायलॉग है वो यूएसए के साथ मेनली हो रहा है, किसके साथ, यूएसए के साथ। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, मतलब कि ये क्यों इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। So the 2+2 minister dialogue enables the partners to better understand the appreciate each other's strategy, concern and sensitivities taking into account political factor on both side। तो यहाँ पर जो भी इश्यूज हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या क्या उनके कंसर्न्स हैं, कोई भी आपका जो पॉलिटिकल फैक्टर है उसमें उनका क्या टेक है, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं वो लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं। और जो भी आपके ग्लोबल इन्वायरमेंटल में जो चेंज आ रहे हैं इसके लिए हम क्या अप्रोच लेकर आ सकते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो इंडिया स्ट्रेटेजिक 2+2 पार्टनर्स की बात करें, सो इंडिया हैज़ 2+2 डायलॉग्स विद 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर। किसके किसके साथ होता है हमारा डायलॉग, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बिसाइड रशिया द अदर 3 कंट्रीज आर ऑल्सो इंडियाज पार्टनर इन क्वाड। तो आपको पता है आप अगर यहाँ पर रशिया को हटा देंगे तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ये क्या है, आपके क्वाड के मेंबर्स भी हैं। सो यूएसए इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक पार्टनर। यहाँ पर यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक पार्टनर है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं पर खत्म होते हैं। अब ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। जो भी इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर ली गई हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वराज सभा का जो नाम था उसको चेंज किया गया, किसने चेंज किया, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो होम रूल इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें क्या करना है, सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना, होम रूल मूवमेंट, ये ठीक है। उसके बाद द ऑल इंडिया होम लीग ended in 1920 when it elected Mahatma Gandhi as its president and when it's merged into Indian National Congress. Okay, so in 1920 All India Home Rule League changed its name to Swaraj Sabha. So it was the ऑल इंडिया होम रूल लीग, उसने क्या किया था 1920 में अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा रख दिया था। क्यों रखा था, क्योंकि ये डिसॉल्व हो गया था और जो होम रूल लीग के जो न्यू प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी जी थे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज आपके क्या है, आफ्टर इनके बीच में एक को रिलेशन है। ठीक है, तो राइट्स की बात करते हैं, राइट्स क्या है आपके, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, सो इट इज़ इनकॉर्पोरेट इन पार्ट 4 ए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आपका जो 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इन ओरिजिनली मतलब अगर हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, उसको बाद में क्या किया आपका यूएसए से यहाँ पर ये जो ड्यूटीज़ है उसको बोरो की गई हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, सो आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वाइल फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, दे आर नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा आज का एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।